जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। एक और बेहतरीन क्लास आपके सामने आ चुकी है। अगर आपको सीडीपी पेडागोजी से डर लगता है तो डरिए मत। यह एक क्लास देखिए और आपका सारा डर खत्म होने वाला है। और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे आपको परीक्षा पास करा सकते हैं। नोट करिएगा, सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, या मिस मत करिएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के प्रश्नों की चर्चा आज की इस क्लास में करेंगे। आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि पूरी क्लास को जरूर देखिएगा और हाँ, थोड़ा सा समझते हुए चलना, क्योंकि सीटेट हमें समझकर ही पास करना पड़ेगा। ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। देखिए, पूछा जा रहा है यहाँ पर कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को किसी विषय पर अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह मुख्यतः किसका विकास करता है? ध्यान से समझते हुए पढ़ना है। इसलिए हम प्रश्न को थोड़ा धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग भी समझते हुए चलें। ठीक है, रटने की क्षमता, या आलोचनात्मक चिंतन, या केवल स्मृति, या अनुशासन। बताइए प्रश्न संख्या 1 का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे, बताइए। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर रटने की क्षमता की बात नहीं हो रही, ना ही केवल स्मृति की और ना ही अनुशासन की। ए सी डी, ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं ये निगेटिव हैं, लेकिन यहाँ पर अगर उत्तर की बात करते हैं तो आलोचनात्मक चिंतन हमारा बी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करिए, जो निगेटिव शब्द हम आपको बता रहे हैं उन्हें नोट करते हुए चलना है आपको। ठीक है, अनुशासन की बात हम इसलिए नहीं करते क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वहाँ पर अनुशासन हम नहीं बना सकते। ज़्यादा अनुशासन बनाएंगे तो बालक डर जाएंगे, और डर जाएंगे बालक तो सीखेंगे नहीं। इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर अनुशासनहीनता होगी। ठीक है, ये आप समझते रहिएगा। तो नोट करिए, इस प्रश्न का उत्तर बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि कोई शिक्षक शिक्षण से पहले विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाता है तो उसका उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन, समय व्यतीत करना। क्या भाई साहब, टीचर अगर जो विद्यार्थी उसके पूर्व ज्ञान का पता लगा रहा है तो क्या वहाँ पर समय व्यर्थ करने की बात होगी? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब हम बालक के पूर्व ज्ञान को जान जाएँगे तो हम वो नए ज्ञान को जो सिखाने वाले हैं उसके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड ही सिखाएँगे। ठीक है? अब बी ऑप्शन कह रहा है कि नए ज्ञान को पूर्व अनुभव से जोड़ना बिल्कुल हो सकता है। केवल परीक्षा लेना बिल्कुल नहीं होगा। परीक्षा की बात कहीं पर भी हो वो उसे काटिएगा। इसी प्रश्न में नहीं, किसी भी प्रश्न में मिले अगर सीटेट का। ठीक है? और डी ऑप्शन, गृह कार्य देने की बात तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर उत्तर जो होगा, नए ज्ञान को पूर्व अनुभव से जोड़ेंगे। ठीक है, बालक के पास जो पूर्व अनुभव है उससे जोड़कर नए ज्ञान को हम सिखाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए। चले आगे, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सर्वोत्तम संकेतक है? ए ऑप्शन, उत्तर याद कर लेना। बी ऑप्शन, नई परिस्थितियों में ज्ञान का उपयोग करना। सी ऑप्शन, केवल पुस्तक पढ़ लेना। और डी ऑप्शन, अधिक अंक प्राप्त करना। चले प्रश्न संख्या 3 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा। चलिए देखिए, हमने आपको क्या क्या बताया था अभी। अंक की बात नहीं करेंगे, बालक को फेल पास करेंगे नहीं, रैंक नहीं बनाएंगे और याद नहीं कर पाएंगे। इन शब्दों को आप नोट करिए, ये सब निगेटिव हैं। ठीक है, अब ढूंढिए। यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहा है अधिक अंक प्राप्त करना, बिल्कुल नहीं। ए ऑप्शन कह रहा है कि उत्तर याद करना, बिल्कुल नहीं। और सी ऑप्शन कह रहा है केवल पुस्तक पढ़ लेना। ये केवल शब्द लगते ही गलत हो गया सेंटेंस। इसलिए उत्तर जो होगा, नई परिस्थितियों में ज्ञान का उपयोग करना। समझ गए? तो बिल्कुल दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चले आइए अगला प्रश्न होगा समावेशी शिक्षा से। कहा क्या रहा है, ध्यान दीजिए। समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन, सभी विद्यार्थियों को समान गति से पढ़ाना। बी ऑप्शन, प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना। सी ऑप्शन, केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों पर ध्यान देना। और डी ऑप्शन, कमजोर विद्यार्थियों को अलग बैठाना। चलिए
समावेशी अगर आप बीटीसी किए होंगे या बीएड किए होंगे तो आप पढ़े होंगे समावेशी शिक्षा के बारे में। समावेशी शिक्षा क्या कहती है? सभी को एक समान शिक्षा प्रदान की जाए, मतलब एक ही क्लास में पढ़ाया जाए, अलग से ना बैठाया जाए। डी ऑप्शन कह रहा है कमजोर विद्यार्थियों को अलग बैठाना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन कह रहा है केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों पर ध्यान देना, तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अगर आप प्रतिभाशाली विद्यार्थियों पर ही ध्यान देंगे तो कमजोर विद्यार्थी को कौन पढ़ाएगा भाई? ठीक है। और ए ऑप्शन क्या कर रहा है? सभी विद्यार्थियों को समान गति से पढ़ाना, ये भी गलत होगा, क्योंकि हमारी क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो हम सभी को एक समान गति से नहीं पढ़ा सकते। इसलिए ए ऑप्शन को काट दीजिए। उत्तर जो होगा, प्रत्येक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना। क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन यही हमारा सही होने वाला है। ठीक, चलें आगे। आइए तुरंत बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है प्रारूपिक मूल्यांकन मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? प्रारूपिक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए, मूल्यांकन से प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं बहुत अधिक मात्रा में, इसलिए हम डेली लगभग मूल्यांकन के 2-3 प्रश्न आपको करा देते हैं। ठीक है। चले, ए ऑप्शन कह रहा है प्रमाण पत्र देने के लिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि सीखने में सुधार हेतु निरंतर प्रतिपुष्टि देने के लिए। और सी ऑप्शन विद्यार्थियों की रैंक बनाने के लिए। और डी ऑप्शन वार्षिक परिणाम घोषित करने के लिए। चले, बताइए। प्रारूपिक मूल्यांकन, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर सभी लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन एकदम नेगेटिव हैं, दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप बताइए। चलिए, बिल्कुल। यहाँ पर बात करें अगर डी ऑप्शन की, जितने भी लोग डी ऑप्शन गलत किए, बहुत सही किए, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर बात किया जा रहा है वार्षिक परिणाम घोषित करना। यहाँ पर हमने बताया रैंक की बात नहीं होगा, नंबरों की बात नहीं होगा, परिणाम की बात नहीं होगा, फेल और पास करने की बात नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन गलत होगा। अब सी ऑप्शन कह रहा है रैंक बनाने के लिए, बिल्कुल अभी मैंने कहा कि रैंक की बात नहीं होगा। ए ऑप्शन कह रहा है प्रमाण पत्र देना, ये भी नहीं होने वाला है। क्या होगा? ये होगा हमारा उत्तर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है एक विद्यार्थी स्वयं प्रश्न बनाकर उनके उत्तर खोजता है, यह किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, हम आपको जो प्रश्न करा रहे हैं लगभग सोच रहे हैं कि आपको वो क्लियर हो जाए। इसी प्रकार से एक ही टॉपिक पर लगभग 2-3 प्रश्न करा दे रहे हैं, ताकि समझ जाइए आप, ताकि अब अगर इस टॉपिक से पेपर में प्रश्न आए तो आप गलती ना करें। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे निष्क्रिय अधिगम की, सक्रिय अधिगम की, अनुकरण अधिगम की या यांत्रिक अधिगम। यांत्रिक अधिगम की अगर बात किया जाए तो यांत्रिक मतलब होता है बार बार, बार बार अधिगम। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा इस प्रश्न का, तुरंत कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए, बिल्कुल। देखिए, बार-बार अधिगम की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, ना ही यहाँ पर अनुकरण की कोई बात हो रही है। और देखिए, निष्क्रिय अधिगम नहीं होगा। जब बालक खुद से प्रश्न बनाकर उत्तर खोजता है, तो कहीं न कहीं वहाँ पर सक्रिय अधिगम की बात होगी। तो नोट करिएगा, यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि आंतरिक प्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? ए ऑप्शन पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, बी ऑप्शन दंड से बचने के लिए पढ़ना, सी ऑप्शन विषय में रुचि होने के कारण पढ़ना, और डी ऑप्शन माता पिता के दबाव में पढ़ना। आंतरिक प्रेरणा की बात किया जा रहा है, नोट करिए। अभी हमने इससे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को करा था, लेकिन वहाँ पर पूरा का पूरा प्रश्न चेंज था, लेकिन यहाँ पर हम आपको फिर से कुछ बता रहे हैं। देखिए, अगर बात आंतरिक प्रेरणा की जाएगी तो बालक खुद से मोटिवेट होगा। अगर बाह्य प्रेरणा की बात होती यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो सकता था, क्योंकि पुरस्कार पाने के लिए बालक बाह्य प्रेरित हो सकता था। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। समझ गए? बिल्कुल। और क्या कह रहा है बी ऑप्शन में कि दंड से बचने के लिए पढ़ना, बिल्कुल नहीं। बालक खुद से आंतरिक प्रेरित है, तो बालक विषय में रुचि होने के कारण पढ़ता होगा, यह हमें मानना पड़ेगा। और ना ही वह माता पिता के दबाव में पढ़ रहा है, वह बालक खुद से अंतर से मोटिवेट है, इसलिए वह पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। चलें,
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 8 हमारा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि कोई शिक्षक विद्यार्थियों की गलतियों पर चर्चा कर उन्हें सुधारने का अवसर देता है तो वह किसका उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से समझ जाइए। यदि कोई शिक्षक विद्यार्थियों की गलतियों पर चर्चा कर उन्हें सुधारने का अवसर देता है तो यह किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन कह रहा है कि दंड आधारित शिक्षण। जब भाई टीचर खुद से सुधारने का मौका दे रहा है बच्चों को, तो यहाँ पर दंड की बात ही नहीं हो रही, इसलिए पहला ऑप्शन काट देंगे। अब बी ऑप्शन कह रहा है कि रचनात्मक प्रतिपुष्टि, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमें पूरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि कठोर मूल्यांकन, यहाँ पर कहीं पर भी मूल्यांकन की बात नहीं की जा रही है, जबकि टीचर बालकों को स्वयं से गलती सुधारने का मौका दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब डी ऑप्शन कह रहा है कि प्रतियोगी शिक्षण, यहाँ पर कोई भी प्रतियोगिता की बात नहीं हो रही है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन सही। ठीक ना, बिल्कुल बी ऑप्शन सही करिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या शिक्षक केंद्र में हो, या पाठ्य पुस्तक केंद्र में हो, या विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया का केंद्र हो, या परीक्षा केंद्र में हो? चलिए बताइए, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर क्या होगा? अगर यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा की बात की गई है, तो नोट करिएगा केंद्र में बालक ही रहेगा, टीचर नहीं रहेगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि शिक्षक केंद्र में हो, बिल्कुल नहीं। अगर शिक्षक केंद्र में होगा तो वह जो है शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक केंद्र में हो, तो बिल्कुल नहीं। अगर पाठ्य पुस्तक केंद्र में होगा तो वही बात है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन भी कट जाएगा। परीक्षा केंद्र में नहीं होगा, जबकि उत्तर कौन सा होगा? विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया का केंद्र है। सीटेट के अकॉर्डिंग विद्यार्थी ही सर्वे सर्वा है, आप लोग नोट करिएगा। ना तो पुस्तकें ना ही शिक्षक, ये मेन नहीं है। मेन है जो वो है बच्चा। ठीक है, चलें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम का प्रमुख लाभ क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक एवं संप्रेषण कौशल विकसित होते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल अनुशासन बढ़ता है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि गृह कार्य कम हो जाता है। चलिए, सहयोगात्मक अधिगम का प्रमुख लाभ क्या है? देखिए, केवल व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ती है, ये हमारा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर सहयोग की बात किया गया, इसलिए पहला ऑप्शन कट जाएगा। और यहाँ पर सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि केवल अनुशासन बढ़ता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। केवल गृह कार्य कम होते हैं, ये भी नहीं सही होगा। उत्तर जो होगा सामाजिक एवं संप्रेषण कौशल विकसित होते हैं। ठीक, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कहा जा रहा है प्रश्न में कि निम्न में से कौन सा प्रश्न उच्च स्तरीय चिंतन को मापता है? परिभाषा लिखिए, रिक्त स्थान भरिए, उदाहरण सहित अपने निष्कर्ष का औचित्य सिद्ध करिए, यही होगा हमारा सबसे सही आंसर। नोट करिए, क्योंकि ये प्रश्न शायद पहले करा दिया था हमने। चले, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। कह रहा है कि प्रभावी शिक्षक की पहचान क्या है? प्रभावी शिक्षक की पहचान के बारे में अगर आप जानते हो तो कमेंट करिए। पहला ऑप्शन कह रहा है केवल व्याख्यान देना। बी ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन केवल परीक्षा लेना, और डी ऑप्शन केवल अनुशासन बनाए रखना। चले, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर क्या है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, प्रभावी शिक्षक की पहचान देखिए, प्रभावी शिक्षक की पहचान कभी भी नहीं होता कि वह सिर्फ क्लास में अनुशासन बनाए रखे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन कट जाएगा। सी ऑप्शन का केवल परीक्षा लेना, परीक्षा अपने आप में ही निगेटिव होता है, सीटेट के अकॉर्डिंग कभी यह सही नहीं मानता। ठीक है, और केवल व्याख्यान देना बिल्कुल नहीं, जबकि जो प्रभावी शिक्षक की पहचान होती है वह क्या होती है? विद्यार्थियों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पर सही कर लीजिए और आगे आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
चलिए, कहा जा रहा है कि यदि कोई बच्चा अपने मित्रों के साथ मिलकर समस्या हल करता है तो यह किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? ए ऑप्शन सहयोगात्मक अधिगम, बी ऑप्शन निष्क्रिय अधिगम, सी ऑप्शन रटकर अधिगम और डी ऑप्शन व्यक्तिगत अधिगम। चलिए, प्रश्न संख्या 13 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। यदि कोई बच्चा अपने मित्रों के साथ मिलकर समस्या हल करता है तो किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? देखिए, यहाँ पर वह मित्रों के साथ मिलकर हल कर रहा है समस्या को, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करा है व्यक्तिगत अधिगम, तो यहाँ पर व्यक्तिगत अधिगम की बात नहीं हो रही है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन कट जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि रट कर अधिगम, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर मित्रों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर रटने की कोई भी क्रिया नहीं हो रही है, इसलिए सी ऑप्शन को काटिए। अब बी ऑप्शन कह रहा है कि निष्क्रिय अधिगम, जब बालक कर रहा है कार्य तो कहाँ से निष्क्रिय अधिगम होगा, इसलिए बी ऑप्शन कट जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सही होगा? सहयोगात्मक अधिगम। अगर मित्रों के साथ मिलकर समस्या पर कोई भी बात हो रही, हल किया जा रहा समस्या को, तो नोट करिए वहाँ पर सहयोगात्मक अधिगम होगा। ठीक? चलिए, ए ऑप्शन सही कर लीजिए। आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य सीटेट के अनुसार उचित नहीं है। मूल्यांकन का वह कौन सा उद्देश्य है जो सीटेट के अनुसार उचित नहीं होगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि अधिगम में सुधार करना, बी ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि देना, सी ऑप्शन कह रहा है केवल तुलना और रैंकिंग करना और डी ऑप्शन शिक्षण की प्रभावशीलता जानना। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होगा, चलिए बताइए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, अधिगम में सुधार करना ये तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, और विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि देना बिल्कुल यह भी होगा। आप जानते होंगे यह मूल्यांकन का ही अंग माना जाता है। और शिक्षण की प्रभावशीलता को जानना, मूल्यांकन का सबसे प्रभावी तरीका यही है कि वो जानते हैं कि हमारा शिक्षण कार्य अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ए, बी और डी तीनों ऑप्शन सही थे, लेकिन हमें यहाँ पर तीनों को काट देना है, क्योंकि यहाँ पर हमें निगेटिव चुनना था। जो मूल्यांकन के उद्देश्यों के अनुसार उचित नहीं होगा वह होगा क्या? केवल तुलना और रैंकिंग करना, यानी कि तीसरा ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है, क्यों सही हुआ? क्योंकि यहाँ पर निगेटिव में आंसर चुनना था। प्रश्न को पेपर में पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर पॉजिटिव पूछा गया है या निगेटिव, कई बार यह गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक, चलें आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक कक्षा में विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है तो इसका उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है समय व्यतीत करना, बिल्कुल नहीं, बालक को सिखाने के लिए शिक्षक जो है कई प्रकार की शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग कर रहा है, वहाँ पर समय व्यर्थ नहीं कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन तुरंत काटिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि विभिन्न अधिगम शैलियों की आवश्यकताओं को पूरा करना, ये हमारा हो सकता है। अब देखिए सी ऑप्शन कह रहा है केवल मनोरंजन करना, बिल्कुल नहीं, शिक्षण कार्य के दौरान कोई भी ऐसा कार्य नहीं कराया जाएगा जिससे सिर्फ बालक मनोरंजन को प्राप्त करें, बल्कि इस प्रकार की शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा जिसके द्वारा बालक मनोरंजन भी प्राप्त करे और कुछ सीखे भी। ठीक, इसलिए हमारा ए भी उत्तर गलत हो जाएगा। अब उत्तर जो सही होगा वह होगा बी वाला ऑप्शन, विभिन्न अधिगम शैलियों की आवश्यकताओं को पूरा करना, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि कक्षा में खुले प्रश्न पूछने से क्या विकसित होता है। इस प्रकार के प्रश्न शायद आप पहली बार देख रहे होंगे, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। ठीक है, कह रहा है कि कक्षा में खुले प्रश्न पूछने से क्या विकसित होता है? केवल स्मरण शक्ति। क्या जो खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं, ओपन एंडेड प्रश्न होते हैं, क्या उन्हें पूछने से विकसित होता है वह स्मरण, रटने की क्षमता? बिल्कुल नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि रचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक सोच, तो ये हमारा हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है केवल लिखने की गति, ये हमारा नहीं होगा। अनुशासन की बात हमने आपको बताया था कि कभी भी सही नहीं होता, क्योंकि हमारी जो
क्लास होती है वो होती है छोटे बच्चों की, ठीक है? तो छोटे बच्चे अनुशासन थोड़ा कम पालन करते हैं, ठीक है? इसलिए हमारा ये भी गलत होगा। उत्तर जो होगा रचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक सोच हो जाएगा। नोट करिएगा, यहाँ पर भी उत्तर दूसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है? क्लास को एक बार लाइक ज़रूर करिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। कहा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। यहाँ पर बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान कौन कर रहा है। ए ऑप्शन सभी को एक प्रकार ही कार्य देना, ये गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता की बात की जा रही है। अगर एक ही समान कार्य सभी बालकों को दिया जाएगा तो ये गलत होगा, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता जहाँ पर होती है वहाँ पर कई प्रकार के कार्यों को आप देंगे बालकों को, ठीक है? बालकों की योग्यता, अनुभव या उनके करने की क्षमता के अनुसार देंगे, ठीक है? चलें, इसलिए पहला ऑप्शन काटिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार अलग-अलग शिक्षण रणनीतियाँ बनाना, तो ये हमारा हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है केवल मेधावी विद्यार्थियों को अवसर देना, तो कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर मेधावी बच्चों को ही अवसर मिलेगा, तो जो कमज़ोर बच्चे हैं उनका क्या होगा? इसलिए सी ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है? बिल्कुल। अब डी ऑप्शन कह रहा है कि सभी से समान परिणाम की अपेक्षा करना, तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि सभी बच्चे समान परिणाम लाएँ, समान नंबर लाएँ, ये गलत बात है, इसलिए ये भी कट जाएगा। तो इस प्रश्न में ए, सी, डी ये तीनों ऑप्शन गलत थे। उत्तर जो होगा दूसरा ऑप्शन आवश्यकता अनुसार अलग-अलग शिक्षण रणनीतियाँ अपनाना, ठीक? बिल्कुल। चलिए, आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रभावी प्रतिपुष्टि कैसी होनी चाहिए। बात फीडबैक की जा रही है। ए ऑप्शन विलंब से दी जाए। अगर फीडबैक जो है विलंब से दी जाएगी तो ये कहीं न कहीं नेगेटिव हो जाता है, इसलिए हम काट देंगे। अब बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल आलोचनात्मक हो। अगर हमेशा जो फीडबैक है वह आलोचनात्मक होगी तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा हमारा, आप जानते होंगे। सी ऑप्शन कह रहा है समय पर स्पष्ट और सुधारात्मक हो, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट करिए, फीडबैक का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। ये समय पर उपलब्ध हो जाना चाहिए, नहीं तो बाद में हो या पहले हो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर नोट करिएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें, आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सीटेट के अनुसार सीखना सबसे अधिक प्रभावी कब होता है। ए ऑप्शन जब विद्यार्थी निष्क्रिय हो। अगर विद्यार्थी ही निष्क्रिय रहेगा तो बच्चा सीखेगा नहीं, आप जानते हैं। और यहाँ पर सबसे प्रभावी की बात किया गया, इसलिए पहला ऑप्शन कट जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि जब केवल शिक्षक ही बोलेगा तो बालक वहां पर हो सकता है निष्क्रिय हो जाए, इसलिए बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखने में भाग लें। और डी ऑप्शन जब केवल गृह कार्य कराया जाए। तो नोट करिएगा, जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखने में भाग लेता है, हमारा उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना? बिल्कुल, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। किसी अवधारणा को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में लागू करना किसका संकेत है? क्या रटना, अर्थपूर्ण अधिगम, निष्क्रिय अधिगम, केवल स्मृति? यहाँ पर साफ शब्द दिखाई दे रहा है। हमने जो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को बताया था, उसमें से ही यह प्रश्न आप सही कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या, केवल स्मृति नेगेटिव, निष्क्रिय अधिगम नेगेटिव, रटना तो हमेशा नेगेटिव होता है। सिंपल सा उत्तर निकल गया, ए, सी, डी ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। उत्तर जो होगा अर्थपूर्ण अधिगम यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए, ये रहा आज की क्लास। अगर आप भी हमारे साथ डेली क्लासेज करना चाह रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम डेली आपको फ्री क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे आप फेसबुक पर देख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हो, आप क्लासेज डेली पा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए।